मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर 5 साल में आने वाले इस महासमर में सरकार हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ मोदी सरकार अपने विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की खामियां उजागर कर वापसी की राह देख रही है। अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गए हैं। ऐसे में हमारी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों के दौरे पर है। हम ये जानने निकले हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद जी ने पिछले 5 सालों में कितना किया विकास, कितने वादे हुए पूरे या वो रह गए अधूरे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार। दिल्ली के दावेदार में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल की सबसे खास रीवा संसदीय क्षेत्र में। रीवा विधानसभा हो या लोकसभा, इसका रुतबा रसूख आज भी कायम है। मध्य प्रदेश गठन से पहले विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। यही कारण है कि प्रदेश के अधिकतर राजनीतिक छत्रप रीवा से ही थे। सफेद शेरों की धरती के रूप में विख्यात रीवा की सियासत देश प्रदेश में सबसे खास मानी जाती है। मध्य प्रदेश गठन से पहले रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। रीवा विधानसभा हो या लोकसभा, इसका रुतबा रसूख आज भी कायम है। रीवा लोकसभा सीट 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी सामान्य सीट है। इस संसदीय क्षेत्र में रीवा जिले की सभी 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें सिरमौर, सेमरिया, त्यूंथर, मऊगंज, देवताला, मनगवा, रीवा और गुड़ सीट शामिल है। वर्तमान में संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के जनार्दन मिश्रा सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी को चुनाव हराया था। जनार्दन मिश्रा को जहां 3,83,320 मत मिले, वहीं सुंदरलाल तिवारी 2,14,594 वोट पा सके। जीत हार का अंतर 1,68,726 मतों का था। वहीं बीएसपी प्रत्याशी देवराज सिंह पटेल 1,75,567 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी को जहां 46.78% मत मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार 26.19% वोट पा सके। 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट से बीएसपी के देवराज सिंह पटेल सांसद चुने गए थे। देवराज सिंह पटेल को जहां 1,72,002 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी 1,67,981 मत पा सके। जीत हार का अंतर महज 4,021 वोटों का था। बीएसपी उम्मीदवार को जहां 28.49% मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 27.83% मत मिले। रीवा लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई और 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के राजभान तिवारी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के शिवदत्त उपाध्याय विजयी हुए। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शिवदत्त उपाध्याय दोबारा चुनाव जीते। 1967 के लोकसभा चुनाव में जनता ने विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल को जिताकर संसद भेजा। 1971 के चुनाव में बड़ा फेरबदल हुआ और जनता ने रीवा राजघराने के पूर्व महाराज मार्तंड सिंह को निर्दलीय रूप में अपना सांसद चुना। इस चुनाव में मार्तंड सिंह ने शंभूनाथ शुक्ल को शिकस्त दी। 1977 के चुनाव में रीवा के मतदाताओं ने लोकतंत्र में अनोखी मिसाल पेश की। देश को पहला दृष्टिबाधित सांसद रीवा ने दिया। मतदाताओं ने भारतीय लोक दल के उम्मीदवार यमुना प्रसाद शास्त्री को जिताकर दिल्ली भेजा। इस चुनाव में शास्त्री ने मार्तंड सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन अगले ही 1980 के चुनाव में फिर जनता ने परिवर्तन किया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मार्तंड सिंह दूसरी बार चुनाव जीते।
1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मार्तंड सिंह लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार सांसद बने। 1989 के चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री दूसरी बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। साल 1991 का लोकसभा चुनाव यहाँ राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा। तब प्रदेश में पहली बार बीएसपी ने सीट पर खाता खोला। इस चुनाव में भीम सिंह पटेल निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया। साल 1996 का चुनाव यहाँ फिर खास रहा। इस चुनाव में कुल 76 उम्मीदवार मैदान में उतरे। इस चुनाव में बीएसपी दूसरी बार जीती और बुद्धसेन पटेल सांसद निर्वाचित हुए। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने सीट पर कमल खिलाया और चंद्रमणि त्रिपाठी सांसद निर्वाचित हुए। लेकिन 1999 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने वापसी की और सुंदरलाल तिवारी ने जीत दर्ज की। साल 2004 में बीजेपी के चंद्रमणि त्रिपाठी दूसरी बार चुनाव जीते। लेकिन अगले ही 2009 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीएसपी के हाथी की सवारी करना पसंद किया और देवराज सिंह पटेल चुनाव जीते। साल 2014 में बीजेपी के जनार्दन मिश्रा निर्वाचित हुए। जनार्दन मिश्रा ने सुंदरलाल तिवारी को चुनाव हराया। रीवा संसदीय क्षेत्र में 1952 से लेकर अब तक कुल 16 चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, 3 बार बीएसपी ने जीत हासिल की है। वहीं एक बार भारतीय लोक दल और एक बार जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। वहीं जनता 2 बार निर्दलीय को भी मौका दे चुकी है। फिलहाल इस सीट पर बीएसपी 3 बार चुनाव जीतने के बाद पिछले कई चुनावों से नंबर 2, नंबर 3 पर बनी रहती है। रीवा लोकसभा चुनाव में महिलाएं भी भाग लेती रही हैं। 1984 से लेकर 2009 तक कई महिला प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। प्रमुख रूप से रीवा राजघराने की राजमाता प्रवीण कुमारी सिंह 2 बार मैदान में उतरी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। उनके अलावा विमला सोंधिया, शीला देवी, प्रेमवती, कलावती सोनी, रेखा रंजन सिंह सहित कई महिलाएं भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत किसी को नहीं मिल पाई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से सटे होने और ब्राह्मण ठाकुर के बीच की सियासत यहाँ की पहचान है। रीवा से महेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हर लोकसभा चुनाव में यहाँ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। सीमेंट के कारखानों के लिए मशहूर रीवा में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रीवा में मेडिकल कॉलेज सहित तमाम अस्पताल हैं। इसके बावजूद क्षेत्र के लोग इलाज कराने बाहर जाने को मजबूर हैं। यही हालत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की है। रीवा के किसान नीलगाय और जंगली सुअर के आतंक से परेशान हैं, जिससे उन्हें निजात नहीं मिल पाई है। रीवा देश के अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। कई दशकों से स्थापित इन सीमेंट कारखानों से देश का निर्माण हो रहा है। सीमेंट कारखानों के लगने से देश का विकास जरूर हुआ, लेकिन रीवा की तस्वीर नहीं बदली। ये पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। आज भी इस क्षेत्र में चुनाव, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। रीवा की आबादी करीब 26 लाख से ऊपर है और यहाँ मुख्य मुद्दा रोजगार का है। हजारों की संख्या में युवा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली के लिए पलायन कर रहे हैं। वहीं लंबे समय बाद रीवा में स्थापित हो रहे एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट से भी स्थानीय युवाओं को निराशा हाथ लगी है। इस प्लांट से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी स्थिति ठीक नहीं है। रीवा मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज होने के बावजूद संसाधनों और डॉक्टरों की कमी के चलते लोग इलाज के लिए प्रयागराज, वाराणसी, नागपुर, जबलपुर जाने को मजबूर हैं। वहीं शिक्षा के मामले में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई बड़े संस्थान हैं, लेकिन प्राध्यापकों की कमी के चलते उच्च शिक्षा के लिए छात्र जबलपुर, इंदौर, भोपाल और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। वहीं स्कूली शिक्षा की भी स्थिति दयनीय है। आवागमन के साधन अब भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त नहीं है। सड़कों की हालत भी खराब है। सुदूर क्षेत्रों की तो छोड़े, नेशनल हाईवे तक खराब है।
रीवा चाक घाट, रीवा सतना, रीवा शेडोल रोड खस्ता हाल है। रीवा चाक घाट का काम लंबे समय से जारी है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। रीवा की सबसे बड़ी समस्या व्यवस्थित सीवरेज और जल निकासी की है। बरसात में ये जिला बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। साल 2016 में आई बाढ़ की भयावह इस तस्वीर को कोई नहीं भुला पाया है। शहर का तेजी से विस्तार तो हुआ, लेकिन सालों पुराने ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी के पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते बाढ़ की स्थिति बन जाती है। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बीहर नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। 2009 की स्वीकृत राशि 2014 की, 2013 की, 2010 की सारी जो उपलब्धियां हैं, तो उस समय सरकार किसकी थी? सरकार तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार से ये कुछ हासिल हुआ और सांसद मैं था। मेरे संघर्ष से और कांग्रेस के उदारता पूर्वक रवैये के कारण ये योजनाएं रीवा जिले को मिल पाई हैं। बीजेपी तो हर किसी में अपना मोहर देकर और श्रेय हमेशा लेती रही है। इनका तो काम ही है ढकोसला बजाना, काम धाम कुछ नहीं करना, बस मोहर चिपका देना। बीजेपी का तो पुराना नियम है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि रीवा के लिए इन्होंने कोई सौगात दी हो, कोई पहचान दी हो, बिंद या रीवा कहीं भी। तो इन्होंने ऐसा कृत्य तो कोई किया नहीं जबकि सत्ता में थे। देव तालाब, हमारा टेउथर, हमारा मऊगंज, हमारा हनमना, हमारा मनगवा, ये पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो ये आवश्यकता है कि हम इसमें कृषि आधारित उद्योग को भी लाएं और कृषि आधारित ऐसी योजनाओं को भी लाएं जिससे किसान की आय बढ़ सके। बाणसागर की नहरें जो आनी थी, जो एक कल्पना करी गई थी जब बाणसागर बना, वो नहरें आज लगभग बिछ गई हैं। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जब तक कुछ और इलाकों में ये नहरों को नहीं ले जाया जाता है और कुछ ऐसी जगह है, जैसे अगर आप सिमरिया में ही चलें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगह है जैसे जरमोहरा बांध है, वहाँ आवश्यकता ये है कि हमें बरगी से पानी लाना पड़ेगा। तो हम बरगी से पानी लाने की कोशिश करें। अब तक कोई कोशिश हुई नहीं है, 10 साल में कोई कोशिश नहीं हुई है। तो ये स्थिति जो बन रही है, तो हमें दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। सिंगरौली को अगर हम देखें तो कोल के माध्यम से मिनरल वेल्थ का जो पैसा उस जिले को मिलता है वो करोड़ों में मिलता है। रीवा में इसके बारे में किसी ने प्रश्न ही नहीं उठाया है कि रीवा में भी जो एशिया का सबसे बड़ा लाइम का भंडार आपके यहाँ भी है, तो किसी ने इसका प्रश्न भी नहीं उठाया है। स्कूल्स की हालत हमारी बहुत खराब हो गई है, सड़कों की हालत आज भी खराब है। सिर्फ सड़क ही नहीं, यहाँ रेल का भी मुद्दा अहम है। रीवा में रेल यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ पाए। रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन की मांग दशकों से की जा रही है, इस पर काम नहीं हुआ। वहीं बहुप्रतीक्षित ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में रीवा से सिंगरौली तक रेल लाइन बिछाने का काम कछुआ गति में चल रहा है। रीवा से अभी भोपाल, इंदौर, दिल्ली, नागपुर, राजकोट, बिलासपुर के लिए ट्रेनें हैं। रीवा से मुंबई और अन्य शहरों के लिए रेलगाड़ियों की मांग सांसद ने की थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई। 2014 लोकसभा चुनाव में सांसद जनार्दन मिश्रा ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और ही है। वहीं क्षेत्र के सैकड़ों गांव में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बरगी और बाणसागर परियोजना की नहरें कई क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई हैं। रीवा विंध्य अंचल का प्रमुख शहर है, इसके बावजूद सांसद इसे स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं करा पाए। सांसद ने 3 गांव गोद लिए हैं, जिसमें हरदुआ, बड़ा गांव, अम्बा गांव आदर्श नहीं बन पाए। वहीं इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी अहम मुद्दा है। सांसद जनार्दन मिश्रा के पास विकास को लेकर कई दावे हैं। केंद्र सरकार ने की जो उपलब्धियां हैं, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है केंद्र सरकार ने, और रीवा जिले में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे हम सड़क के मामले में चारों दिशाओं में, चाहे वो रीवा से मिर्जापुर हो, रीवा से इलाहाबाद हो, रीवा से जबलपुर हो, रीवा से गुड़ सिंगरौली हो, चारों तरफ 4 लेन सड़कें रीवा में केंद्र सरकार ने बनाया है। हवाई यात्रा के संबंध में यहाँ रीवा में हवाई अड्डा बनाने का नोटिफिकेशन हो गया है।
उड़ान योजना के अंतर्गत ये शहर आ गया है। स्वास्थ्य के मामले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केंद्र सरकार की योजना के तहत बना है। 300 करोड़ रुपए भूमिगत नालियों के लिए अमृत योजना के तहत आया है। रेल के मामले में रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन डालने का सर्वे हुआ है। 406 करोड़ रुपए रीवा से सतना के दोहरीकरण रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए हुआ है। एसी मेंटेनेंस सेट के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं। पासिंग स्टैंड बना है। डभौरा स्टेशन जो हमारा पुराना स्टेशन है उसको झांसी के बजाय इलाहाबाद मंडल में शामिल किया गया, नहीं तो उपेक्षित पड़ा रहता था। उसके आधुनिकीकरण का काम हुआ है। फिर केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार ने जिस तरह से खेती के विकास के लिए के आय का दूना करने का जो काम यहाँ पर हुआ है उससे किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अपन क्षेत्र में जाएंगे। जो सरकार बनी है अल्पमत की, ये पूरी तरीके से इसका कामकाज 2 महीने बीतने को आ गए और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी। ये काम करने के बजाय काम रोको सरकार है। जी। अब पूरी तरह से तबादला उद्योग खोल के रख दिया है। जी। और उसमें भारी लेन देन की शिकायतें भी आ रही हैं। जी। दुकानें खुल रही हैं। जी। और इनका सत्ता में बने रहना और ज़्यादा तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान के रूप में सामने आएगा। 5 सालों के दौरान लोकसभा में सांसद में जनार्दन मिश्रा की उपस्थिति 92% रही। इस दौरान उन्होंने 37 डिबेट में हिस्सा लिया और 149 सवाल भी पूछे। उन्होंने फ्लाइट में मोबाइल के इस्तेमाल, क्लाइमेट चेंज, नए IIT खोलना जैसे अहम मुद्दों पर सवाल किए। जनार्दन मिश्रा को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 सालों में 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 26.05 करोड़ हो गई थी। उन्होंने 23.38 करोड़ यानी मूल आवंटित फंड का 95.53% रकम खर्च कर पाए। उनका करीब 2.67 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च किए रह गया। कुल मिलाकर कई अहम मुद्दे हैं जो इस चुनाव में गूंजेंगे और उनका जवाब भी सांसद को देना होगा। रीवा से महेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रीवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस 1999 के बाद चुनाव नहीं जीत पाई है। कांग्रेस वापसी के लिए रणनीति बना रही है। हालांकि श्रीनिवास तिवारी और सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद कांग्रेस में बड़े चेहरे की कमी यहां खल रही है, तो वहीं बीजेपी 8 विधानसभा सीटें जीतकर काफी उत्साहित है। बीएसपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन हाल ही में देवराज सिंह पटेल के कांग्रेस में जाने से समीकरण बदले हैं। यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हावी है। राजा महाराजाओं के शहर रीवा संसदीय क्षेत्र की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही है। यहाँ से कई ऐसे लोकसभा सदस्य चुने गए जिनका संसद में अपना अलग ही रुतबा और रसूख रहा है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहे रीवा लोकसभा सीट में बीजेपी और बीएसपी ने तेजी से पैर पसार कर कांग्रेस की जड़ें कमजोर कर दी हैं। खासकर श्रीनिवास तिवारी और उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद कांग्रेस में बड़े चेहरे की कमी अब साफ तौर पर यहाँ दिखाई पड़ती है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई हो, लेकिन विंध्या खासकर रीवा में उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा है। रीवा लोकसभा सीट में शामिल 8 की 8 सीटें बीजेपी के पास है। वहीं 2013 में 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीएसपी का कब्जा था। इस सीट से दावेदारी की बात करें तो बीजेपी से वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उनके बयान और विवादित छवि के चलते टिकट भी काटे जाने की चर्चा रीवा के चौक चौराहे पर सुनी जा सकती है। वहीं दूसरा नाम युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी का भी है। हालांकि उनका भी स्थानीय स्तर पर विरोध चल रहा है। वहीं युवा विधायक दिव्यराज सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल भी दावेदारी ठोक रहे हैं। इन सब में सबसे प्रमुख पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का नाम भी दावेदारों में सबसे आगे है।
विंध्य में बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय शुक्ल को जाता है, लिहाजा पार्टी इन पर भी सहमति बना सकती है। वहीं बात कांग्रेस की करे तो सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद यहाँ अब ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं रह गया है जो लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सके। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस में आए रीवा राज घराने के सदस्य और पूर्व विधायक पुष्पराज सिंह भी प्रबल दावेदार हैं। पुष्पराज सिंह के पिता स्वर्गीय मार्तंड सिंह रीवा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद में रहे हैं। वहीं दूसरे नामों में अभय मिश्रा, उनकी पत्नी नीलम मिश्रा, सुखेंद्र सिंह बन्ना और हाल ही में बीएसपी में कांग्रेस में आए पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल भी प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि इन सब के बीच स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को भी कांग्रेस मैदान में उतारकर सहानुभूति वोट पाने की रणनीति बना सकती है। वहीं कई बड़े नेताओं के कांग्रेस में जाने से बीएसपी से चेहरा कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। था एक छोटा सा सांसद था, उनकी तुलना में कुछ भी नहीं था माननीय कमलनाथ जी की, लेकिन बड़ी उदारता से उन्होंने बेटे की तरह मुझे माना और कहा बेटा तुम्हें काम करने की ललक है, क्षेत्र में काम करोगे तुम, तो मुझे नहीं है कि तुम मतलब किस पार्टी के हो क्या हो, क्षेत्र का विकास करो। उन्होंने जब इस उदारता से मैं बीएसपी में था तब उन्होंने हमें समय समय पर सब जगह हर मंत्रालय से उन्होंने काम कराया। तो आज तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, तो मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से मेरे ऊपर उनका सर, मेरे सर पे उनका हाथ रहेगा। और मुझे बहुत लालच नहीं है कि मैं इस लालच से आया हूं कि लोकसभा लड़ूंगा। मुझे अब बहुजन समाज पार्टी में घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। पूर्व सांसद हूं, मैं कांग्रेस में नया गया हूं, पार्टी उचित समझेगी तो मुझे टिकट देगी, लड़ा सकती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर किसी कारणवश नया होने के कारण या समीकरण न बैठने के कारण हमें टिकट नहीं देती तो हमने कांग्रेस का दामन थामा है। जिस किसी को पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से लगकर उसको रीवा का सांसद इस बार हम कांग्रेस का बना के भेजेंगे। दावेदारी हमारी, मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति की ना होनी चाहिए, पार्टी की होनी चाहिए। पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी की बहुत पुख्ता मैं समझता हूं कि दावेदारी है और निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमें तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूर्व से ही हमारी तैयारी है। कार्यकर्ता हमारा अस्त्र शस्त्र है, कार्यकर्ता हमारे विचारों का संवाहक है, कार्यकर्ता हमें ले जाने का संवाहक है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क और विकास के कार्य जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और विंध्य में हुए हैं उसके परिणाम विधानसभा में जनता ने दिए भी हैं। जी जी, तो लगातार हम लोग तैयारी करते हैं। जी जी। विधानसभा चुनाव में विंध्य में जीत के बाद भाजपाइयों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाशिए पर है, कांग्रेस का संसदीय क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क है, लेकिन संगठनात्मक तरीके से कसावट नहीं होने के चलते पार्टी नेता और कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं। कई गुटों में नेता बटे हुए हैं। विधानसभा में इसका खामियाजा पार्टी खुद भुगत चुकी है। वहीं श्रीनिवास तिवारी के निधन के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कार्यकर्ताओं में दखल बढ़ा है। रीवा लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 16,66,864 रजिस्टर्ड है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,85,629 है। वहीं 7,81,222 महिला मतदाता हैं। अन्य 13 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ 2013 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। जाति समीकरण की बात करें तो जब मतदान की बारी आती है तो जाति हावी हो जाती है, लोग मुद्दे भूल जाते हैं। पिछले चुनावों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ चुनाव परिणाम इसी ओर इशारा करते हैं। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का बोलबाला रहा है। ब्राह्मण हर विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में है। वहीं पिछड़ा वर्ग में पटेल यानी कुर्मी मतदाता दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा क्षत्रिय भी कुछ क्षेत्रों में हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रीवा विधानसभा में वैश्य समाज 1.25 लाख से अधिक है और एक तरफ ही इनका झुकाव होता रहा है। वहीं सिंधी और बहरी लोगों की भी प्रभावी भूमिका है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग SC/ST वर्ग के मतदाताओं का भी प्रभाव है। रीवा से महेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तमाम मुद्दों, दावों और वादों के बीच रीवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या है राय?
आइए जानते हैं। सांसद देखिए, चूंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, तो यहाँ पर जो अभी पार्टी सत्ता पक्ष में है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके हिसाब से सांसद जी का कार्यकाल ठीक रहा है। विपक्ष जो है तो जो मुद्दे रहने चाहिए उनको प्रभावी ढंग से उठाने में यहाँ पे सक्षम नहीं रहा है। हालांकि रीवा का अगर देखा जाए तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर विकास के रूप में रीवा ने अपनी एक ख्याति अलग रूप से अर्जित की है, विकास के रूप में बहुत आगे बढ़ गया है। तो यहाँ मौजूदा सरकार ने जो भी काम किए हुए अच्छे किए। मोदी जी ने तो एक किसान चैनल लाया था, उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बना दिया गया। जो कभी खेत गए ही नहीं, वो किसानी क्या करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर उस चीज़ को बनाना चाहिए जो उसके बारे में जानकारी रखता हो। उन्हें फिल्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ना कि किसान का। जनार्दन मिश्रा जी तो निष्क्रिय रहे, उनका विशेष समझ में नहीं आया। उनके द्वारा ऐसा कुछ मतलब कि समझ में आया कि हाँ संसद निधि से कुछ काम हुआ या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीवा के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए, कहीं बॉम्बे भागते हैं, कहीं नागपुर भागते हैं, कहीं कहाँ गुजरात जाते हैं। रोजगार अपने रीवा में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि ठीक हैं और कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रीवा विंध्य क्षेत्र डेवलप करना चाहिए उससे थोड़ा कम है और उनको अधिक प्रयास करना चाहिए। इसमें क्षेत्र की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो युवाओं का बेरोजगार और नशाखोरी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सांसद जी द्वारा कोई मतलब सांसद जो निधि से जो भी आता है, कोई कुछ युवाओं के लिए किया नहीं जा रहा है। केवल अपने यूज के लिए बस युवाओं को लिया जा रहा है। उसके थ्रू जो है तो बच्चे उनके केवल रैली निकालते हैं, कर जाते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं किया जा रहा है डायरेक्ट। हमारे क्षेत्र के लोग तो विगत 5 सालों में उनका चेहरा ही ना देखे होंगे। प्रचार प्रसार के समय देखे होंगे, उसके बाद उनका चेहरा ही ना देखे होंगे। अगर किसी से कह दिया जाए कि उनका चेहरा कैसा है तो ना बता पाएंगे। प्रमुख समस्याओं में पहले तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं हमारे गांव में, और माननीय संसद महोदय द्वारा कहा गया था कि आपके गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल खोली जाएगी, जो कि माध्यमिक तक है, और इसको हायर सेकेंडरी किया जाएगा, तो कुछ नहीं किया गया। सड़क अभी बन रही है, पिछले 10 सालों से बहुत ही घटिया सड़क थी हमारे गांव में, और पानी की समस्या बनी हुई है लगातार। सांसद का कार्यकाल तो कहीं दिखा नहीं, सिर्फ बीच बीच में दिख गए हैं सांसद बस। सांसद जनार्दन मिश्रा जी बढ़िया हैं, थोड़ा बड़ बोले हैं, लेकिन अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए क्या है कि अब यहाँ के बारे में आदमी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी अपनी सोच है, क्योंकि थोड़ा ढीले टाइप के हैं, तो इनके बारे में क्या आदमी बोले। ठीक, ये नेता टाइप के नहीं है, थोड़ा मतलब इनके उतनी अच्छी नहीं है नीति। रीवा में सांसद जी का इन्फ्लुएंस कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मैं यहाँ का लोकल तो नहीं हूँ, पर जिस हिसाब से मैं जानता हूँ यहाँ के लोकल पब्लिक के द्वारा जो मैंने सुना है, उस हिसाब से लगता नहीं कि जनार्दन मिश्रा जी जो है एक्टिव हैं। वो बहुत डीएक्टिव हैं, मतलब उन्होंने निष्क्रियता का प्रदर्शन किया है। अपने कार्य में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई है, वो सिर्फ पद का लाभ लिया है। ये थी मतदाताओं की राय और क्षेत्र का हाल जानने के बाद हमने सांसद जी के 5 सालों का परफॉर्मेंस को लेकर पब्लिक सिग्नल तैयार किया है। इस सिग्नल में हमने 3 पैमाने दिए हैं। ग्रीन सिग्नल यानी सुरक्षित, येलो यानी मेहनत की जरूरत है, और रेड सिग्नल यानी खतरे में सांसद जी। तो आइए देखते हैं रीवा सांसद का पब्लिक सिग्नल। क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सांसद जनार्दन मिश्रा को रेड सिग्नल दे दिया है। ये तो रहा रीवा संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट के रिपोर्ट के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।